नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे चंद्रयान की। चंद्रयान को लेकर जो सियासत देश के अंदर कल से शुरू हुई है, जब से हमारा चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर पहुंचा, लैंडर विक्रम लैंड कर गया, अब तो प्रज्ञान रोवर भी बाहर निकल करके चहलकदमी कर रहा है। लेकिन हमारे देश में भी यही बहस नहीं शांत हो पा रही है कि इसका श्रेय दें किसको। नरेंद्र मोदी को इसका कितना श्रेय जाना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका कितना श्रेय जाना चाहिए, या कुछ थोड़ा बहुत बच जाए तो वैज्ञानिकों को भी दे देते हैं। ये जो बहस चली है, इसमें सारे नेता कूद पड़े। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने नेता मुमकिन हो सकते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक, हर व्यक्ति की चिट्ठी में पहले बधाई और उसके बाद नेहरू जी का श्रेय कि नेहरू जी की दूरदर्शिता की वजह से ही आज इसरो पहुंच पाया है चांद पर। और दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब लैंड होने वाला था विक्रम लैंडर चांद की सतह पर, उससे कुछ पल पहले जब काउंटडाउन चल रहा था, तब वो इसरो के साथ वीडियो लिंक से जुड़ गए साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग से। उसको लेकर के भी जबरदस्त तरीके से हाय तौबा मची हुई है कि वैज्ञानिकों का क्रेडिट छीनने के लिए, वैज्ञानिकों की वाहवाही लूटने के लिए मोदी जी वहां पर तुरंत पहुंच गए और हाथ में तिरंगा भी ले लिया उन्होंने। इस पर खैर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान रोज की तरह मौजूद हैं। स्वागत है प्रदीप जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। कहां से शुरू करें, किसको जाए ये श्रेय, और ये श्रेय की लड़ाई आखिर जो चल रही है, किसको मिलना क्या है ये मालूम नहीं। हमारे नेता का नाम ऊपर रहना चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। एक के बाद एक सारे नेता, मुख्यमंत्री, प्रभारी, सब लोगों ने जो बधाई संदेश दिए, उसमें पहला नाम था नेहरू जी का। नेहरू जी न होते तो इसरो ना होता, इसरो ना होता तो हम चांद पर ना पहुंचते। देखिए, पहली बात तो इसरो के गठन में नेहरू जी का व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं था। उनके समय में गठन हुआ, ये बात सही है। बात जो श्रेय लेने की होती है, देखिए, श्रेय तो जो भी उस समय सत्ता में होगा, उस दौरान जो काम होगा अच्छा, उसका श्रेय होगा। जो बुरा काम होगा उसका अपयश भी होगा। तो नेहरू जी के कारण जो है कश्मीर का 40% हिस्सा गया, ये भी तो उन्हीं के खाते में जाएगा। या चीन 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन ले गया, ये किसके हिस्से में जाएगा। कश्मीर को आपने 75 साल तक जो है नासूर बनाकर रखा, ये किसके हिस्से में जाएगा। तो क्रेडिट लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्रेडिट अगर कोई वैज्ञानिक उपलब्धि है तो वैज्ञानिकों की है, अगर कोई सैनिक उपलब्धि है तो सैनिकों की है, सेना की है। नेता, उसमें उस नेता की भूमिका क्या होती है। नेता जो भी नेतृत्व में है उस समय, और हम डेमोक्रेसी में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो प्रधानमंत्री, उसका क्या श्रेय होता है, वो फैसिलिटेटर होता है। वो स्थितियां सामान्य बनाने, बेहतर बनाने में, सुगम बनाने में मददगार साबित होता है। उसमें विल पावर होती है कि हमको ये करना है। आप याद कीजिए चंद्रयान 2 का, जिस दिन वो क्रैश लैंड हुआ, उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने उपनिषद से एक उदाहरण दिया, वयम अमृतस्य पुत्रा, हम अविनाशी ईश्वर की संतान हैं, हार नहीं मानेंगे, फिर प्रयास करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। और 4 साल क्या किया प्रधानमंत्री ने, इसकी गवाही जो है इसरो का बजट कहता है। चंद्रयान 2 के लिए वैज्ञानिकों की तमाम खबरें अखबारों में छपी हैं। आज की बात नहीं है, उस समय की, 2013 की, जब इसरो के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमको जो है लैंडर डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है। 2013 में जो बजट था इसरो का, वो 5,500 करोड़ करीब था, आज 12,500 करोड़ है। तो ये नरेंद्र मोदी का योगदान है या इस सरकार का योगदान है। तो सरकार हमेशा फैसिलिटेटर होती है। 1971 की जिस लड़ाई का श्रेय कांग्रेस के लोग लेते हैं, इंदिरा जी को देते हैं, तो क्या इंदिरा जी टैंक में बैठकर युद्ध लड़ने गई थी? उनकी विल पावर थी कि हमको ये हासिल करना है। उसके लिए उन्होंने अपनी सेना को फ्री हैंड दिया जी। ये उनका योगदान है। अभी आप कह रहे थे कि इसरो के गठन में कोई सीधी भूमिका भी नेहरू जी की नहीं थी। मतलब उस समय की सरकार में अगर इसरो का गठन हुआ, जैसे आप ही का जो लॉजिक है, तो नेहरू जी को उसका क्रेडिट तो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई उस वक्त करने के लिए बहुत चुनौतियां थी, बहुत सारे काम थे। कोई और नेता होता तो नहीं सोच पाता कि भाई स्पेस भी कोई चीज है ढूंढने के लिए। नेहरू जी ये नहीं सोच पाए। चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे आईआईएम की बात हो, आप उनकी जेनेसिस को उठाकर देखिए
कि बने कैसे। प्लानिंग कमीशन 1938 में जब अध्यक्ष बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस समय कमेटी बनाई थी और जो है प्लानिंग कमीशन का नाम दूसरा था उसका, उस समय उसकी अवधारणा जो है उस समय रखी गई। तो इस तरह से देखिए, किसी भी नेता में कितना विजन है वो संकट के समय पता चलता है। जब देश क्राइसिस में होता है, सामान्य परिस्थिति में जो हो रहा है, बहुत सी चीज़ें अपने आप होती हैं, बहुत सी चीज़ें नेता के इनिशिएटिव से होती हैं, बहुत सी चीज़ें नेता के फैसला लेने की या निर्णय लेने की क्षमता के अनुसार होती हैं। लेकिन क्राइसिस में पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। पुलवामा हुआ तो उसके बाद क्या किया नरेंद्र मोदी ने, और 26/11 हुआ तो उसके बाद मनमोहन सिंह ने क्या किया। जब कश्मीर पर हमला किया पाकिस्तान ने, तब नेहरू जी की सरकार ने क्या किया। 62 में जब चीन ने हमला किया तो उन्होंने क्या किया। और तो इस तरह से आप देखिए कि क्राइसिस के समय, संकट के समय कैसा रिस्पांस था। नेशनल इंटरेस्ट में हुआ वो फैसला या जो भी काम किया गया, या उससे देश का नुकसान हुआ। देखिए, अब इसमें जो है बीजेपी की तरफ से अब इस क्रेडिट वॉर के अंदर वाजपेयी जी का जिक्र किया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, और ये कहा है कि 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से मिशन चंद्रयान 1 का वादा किया था, जो 2008 में इसरो ने पूरा किया। लेकिन ये कहा गया कि जो यूपीए की सरकार थी वो लगातार टालती रही 2014 तक चंद्रयान 2 को लेकर के, और उसके बाद चंद्रयान 2 आप सब जानते हैं 2019 में उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब चंद्रयान 2 को भी पहले ही लॉन्च हो जाना चाहिए था, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन नहीं किया गया कांग्रेस की सरकार की तरफ से। तो अब याद दिलाया जा रहा है कि चंद्रयान 1 में क्या भूमिका थी वाजपेयी जी की। लेकिन नेहरू जी, ये लड़ाई दरअसल देखें केवल किसने भेजा चांद पर उसकी नहीं है, लड़ाई तो मोदी जी की और नेहरू जी के कद की है ना। कांग्रेस पार्टी जो कद बताती है, नेहरू जी का आदम कद, इतना विशाल कद है, और उसके नीचे मोदी जी इतने से हैं। लड़ाई तो असल में उसकी है। देखिए, ये वो मानसिकता है जो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करती। अगर आप लोकतंत्र को स्वीकार करेंगे तो राहुल गांधी और हर्षवर्धन त्रिपाठी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे तो एक सामान्य सा पत्रकार है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में तीन प्रधानमंत्री रहे, जो इस देश को जैसे चाहे वैसे चलाता रहा, जो अपने जिसके मतलब नेहरू जी से बात करें तो उन्होंने अपने घर परिवार में कोई नहीं था जो किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर ना हो। दुनिया में राजदूत से लेकर दुनिया की हर महत्वपूर्ण भूमिका उनके परिवार के या उनके रिश्ते के लोगों की है, उसकी श्रृंखला अगर कहें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, तो फिर तो वंदे भारत ट्रेन, उसको चलाने का श्रेय अंग्रेजों को देना चाहिए। बोरीबंदर से ठाणे तक इस देश में पहली रेल लाइन 34 किलोमीटर की चली थी। तो वंदे भारत का श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहिए, किसको? अंग्रेजों को। तो अगर अंग्रेजों को वंदे भारत का श्रेय आप दे सकते हैं तो चंद्रयान 3 का श्रेय नरेंद्र मोदी की बजाय जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, वहां साउथ अफ्रीका में एक अखबार में चंद्रयान 2 की खबर प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं और किसी और साथी नेता को भी दिखा रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं अगर तो ये ब्राजील के नेता हैं मेरे ख्याल में, अगर वही मिस्टर लुला, अगर वो अब बचे हैं वहां के प्रधानमंत्री, तो इतने मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो वहां खैर एक्सपीएम है। खैर वहां किसी के लिए भी गर्व की बात है कि आप विदेश में, अखबार में खबर छप रही है, देश के प्रधानमंत्री के सामने वो अखबार पड़ा हुआ है। बहरहाल जी, आप जो बात कह रहे थे। लेकिन इसके आगे की एक बात है जिस पर चर्चा इस देश में कभी नहीं होती है। इस देश में बार बार कहा जाता है कोई नेता आता है, बड़ा हो जाता है तो सबका हक मार के खा जाता है, सारे श्रेय ले जाता है। इस देश में अगर सबके हक किसी ने खा लिए तो उनका नाम है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे? सारी चीजें आप जरा सोच कर देखिए। एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, इंडस्ट्री जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, साइंस जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, डिफेंस जवाहरलाल नेहरू सोचते थे। इस देश की किसी भी चीज को, यानी उस समय क्या जो आजादी के इतने नायक थे वो सब अचानक संज्ञा शून्य हो गए, भाव शून्य हो गए, बुद्धिहीन हो गए। ये संभव है क्या? और आज हम जब ये चर्चा करते हैं तो हमें ये लगता है कि सचमुच, और इस बार कांग्रेस थोड़ा सतर्क रही। उन्होंने कहा कि नहीं, नेहरू जी ने इसरो बनाया नहीं, उसकी शुरुआत हो गई थी, बाद में बनी। नहीं, लेकिन जयराम रमेश बड़ी हर्षवर्धन जी, आज के दौर के सारी कामयाबियों के श्रेय हम देते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी को। उस वक्त जो बड़े काम हुए उसका श्रेय क्यों नहीं जाएगा नेहरू जी को? नहीं, दो चीजें हैं। आज के दौर की सारी कामयाबियों का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब विदेश नीति की बात होती है तो सुषमा स्वराज और आज
डॉक्टर एस जयशंकर को हम श्रेय नहीं देते या नहीं देंगे। आज के दौर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो नितिन गडकरी को, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो भुवन चंद्र खंडूरी को श्रेय नहीं देंगे, ऐसा संभव ही नहीं। जब टेलीकॉम रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम उस वक्त जो भी उसमें शामिल था, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हो या आज के दौर में, उसको करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो भी होगा उसका श्रेय लेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि नेहरू जी के अलावा इस देश में कोई सोचता नहीं, तो फिर यह सवाल उठता है कि किसका किसका हक देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने मार लिया और इस देश को नायक विहीन क्यों कर दिया गया। क्योंकि आप सोचिए ना कि आप कहा गया कि और कोई नायक है ही नहीं। छोटी सी बात ऐसा है कि ये कोई नहीं कह रहा है कि नेहरू जी के समय जो कुछ हुआ उसका श्रेय उनको नहीं जाता। समस्या ये है कि आज जो हो रहा है उसका भी श्रेय नेहरू जी को है। इस पर एतराज है कि चंद्रयान 3 का भी श्रेय नेहरू जी को दीजिए, नरेंद्र मोदी का कोई श्रेय नहीं। सारी कोशिश यह है कि नरेंद्र मोदी को कोई श्रेय न मिलने पाए, उनको सारे श्रेय से वंचित रखना चाहिए क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है। अब देखिए, कंट्रोवर्सी तो इस बात पर भी है विजय जी कि जब कल टचडाउन होने वाला था चांद पर, तो उस वक्त एंड मोमेंट पर प्रधानमंत्री क्यों जुड़ गए साउथ अफ्रीका से, और वो उस वक्त उनकी तस्वीर जो है वो कटी रही। अब जो लाइव फीड आ रही थी इसरो के साथ, उस सब वहां तो वही उन्हीं का कैमरा लगा हुआ था, तो उस सारे तस्वीर के अंदर मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं साथ में। वो हमेशा के लिए अंकित हो गया ना रिकॉर्ड में, तो मोदी जी ने उसमें मतलब एक मोमेंट स्टील करने की कोशिश की, यह आरोप लगाया जा रहा है उन पर विपक्ष की तरफ से। सौरभ जी, यदि आप 2023 की कल की रात को याद करें और प्रधानमंत्री जी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो 2019 की बात याद कीजिए, जब हमारा चंद्रयान 2 जो है क्रैश कर गया था, फेल हो गया था मिशन। कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई और सरकार होती, कोई और लीड कर रहा होता, तो सबसे पहले क्या होता कि चंद्रयान 2 फेल हो गया तो जो इसरो के चेयरमैन हैं या जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं उनको सैक कर देते हम और कहते ये क्या सब तमाशा किया आपने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि असफलता ही सफलता की जननी है, और उन्होंने उस मिशन को वहाँ पर रोका नहीं। उस मिशन को आगे बढ़ाने में जो सरकार की मदद हो सकती थी, केंद्र की मदद हो सकती थी, किसी भी तरह की मदद और जो प्रोत्साहन होना चाहिए था उसको एनकरेज करने का, वो सारा काम किया। और उसी वजह से हम चंद्रयान 2 के फेल होने के 4 साल बाद हम 2023 में चंद्रयान 3 पर सक्सेसफुल हुए। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है या क्रेडिट है वो हमेशा क्राइसिस में समझ में आती है कि क्राइसिस में लीडर क्या फैसला कर रहा है। और नेहरू जी की जब बात करते हैं हम, तो हर चीज़ जो पहली होगी, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे, आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो सारी घटनाएं पहली बार नेहरू जी के ज़माने में ही हुई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि नहीं हुई है। तो नेहरू जी ने कोई विशेष काम नहीं किया? नहीं, विशेष काम किया तो मतलब उसकी क्रेडिट उनके पास जाती है। लेकिन जैसे प्रदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया कि वो क्रेडिट में परेशानी नहीं है, परेशानी यह है कि आप चंद्रयान 3 का क्रेडिट भी वहीं उसी खाते में डाल देते हैं। तो वहाँ के इसरो का जो आइडिया था उसकी क्रेडिट नेहरू जी को दे दीजिए, चंद्रयान 3 के मिशन की जो क्रेडिट है वो तो मोदी जी को दे दीजिए। और आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, मैं बताऊं 2003 से पहले 1999 में जब प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी, तो इसरो को उन्होंने सबसे पहले कहा था चंद्रयान 1 के मिशन के लिए, और 2003 में 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से इसका ऐलान किया। और आपने आधी खबर बताई, उस खबर में उन्होंने कहा था कि 2008 में हमारा ये जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? 2003 में जब वाजपेयी ने 15 अगस्त को ये मिशन का अनाउंस किया था लाल किले से, तो उसी में 2008 में चंद्रयान 1 की बात की थी। अब फैसला जो होता है, जैसे इंदिरा गांधी ने फैसला किया बांग्लादेश का, जैसे वाजपेयी ने फैसला किया 99 में जो परमाणु परीक्षण का, वो फैसला तो काम तो नरसिम्हा राव के वक्त तो हो गया था ना, लेकिन नरसिम्हा राव उस फैसले को नहीं कर पाए, तो वाजपेयी उससे बड़े नेता हो गए उनसे। ये तो है नहीं कि वाजपेयी जी ने आते ही बम बना दिया था और फोड़ दिया था। और यहाँ भी चंद्रयान को भी जो कर रहे हैं, जिसके कार्यकाल में काम सिरे चढ़ा, श्रेय उसका नहीं। जो फैसला किया, सिरे नहीं चढ़ा है, फैसला किया है। वाजपेयी ने सिरे नहीं चढ़ाया था, वाजपेयी ने फैसला किया था। और उसके बाद जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हुए उसको फेस उन्होंने किया ना। मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर एनर्जी पर फैसला किया, चंद्रयान को लेकर नरेंद्र मोदी ने फैसला किया। तो ये सब जब फैसला जो है ना वो लीडरशिप को तय करता है। आपने अभी अखबार की तस्वीर दिखाई ब्राजील की, मैं अखबार देख रहा था विदेशों के, गार्जियन, जिस पर अभी बीबीसी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, तो इंग्लैंड में लंदन के अखबार गार्जियन ने बड़ी तारीफ की है हिंदुस्तान की, और कहा कि ये इतना बड़ा कारनामा है जिससे एक पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, समझे? ये गार्जियन ने कहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने बड़ी तारीफ की और उसने कहा कि जो काम अमेरिका
जो करता था उससे लगता था कि सारी दुनिया उसके पीछे दौड़ेगी, वो भारत ने कर दिया। चंद्रयान 3 को लाकर ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, इससे सारा काम होगा। वाशिंगटन पोस्ट की है, इकोनॉमिस्ट को मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि रशिया जो अपने आप को बड़ा समझता था स्पेस मिशन में, उसको धराशायी कर दिया। और स्पेस मिशन का उसने जिक्र करते हुए कहा कि लैंडर चंद्रयान 2 के वक्त किसी और को धराशायी किया दरअसल। हाँ, वो मांगा था, वो अलग चर्चा है। लेकिन तो ये सारी दुनिया भर के अखबारों में भी इस बात की चर्चा हो रही है। तो लीडरशिप को फैसले से, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया कि कल वो आए स्क्रीन पर जी, तो राकेश शर्मा जी की मुझे याद आती है 1984 की, जब वो अंतरिक्ष में गए थे। तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि वहां से हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जो लीडर होगा, सौरभ शर्मा तो जाकर वहां पर नहीं पूछेंगे ना, ठीक है, विजय त्रिवेदी तो नहीं पूछेंगे। तो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं और एनकरेज करेंगे। आप कल कहते कि भाई जब सक्सेस हो गया तब तो प्रधानमंत्री जी वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल जो एक पूरा डिटेल में लिखा गया ना, उसमें जोड़ दे। देखिए, प्रधानमंत्री की खूबी यह है उनके विजन की कि रुकते नहीं। कल चंद्रयान 3 सफल हुआ और आदित्य L1 की उन्होंने घोषणा, कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। हाँ, लॉन्च हो जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। L1 मिशन की हाँ, उसके अलावा विनस पर जाने की घोषणा कर दी। नहीं, सही बात है। देखिए, अब इसके अलावा ये चंद्रयान 3 को लेकर जब वे फेल हुआ चंद्रयान 2, तब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती थी 4 साल से, कि क्या प्रोग्रेस है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। मिनिस्टर वहां पर बैठे नहीं, वो तो देखिए बजट की बात अभी यहां हुई थी, तो बजट में साफ दिखता है 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो आते ही इसरो का बजट उन्होंने 1.5 गुना कर दिया था। 4,000 करोड़ रुपया था, उसको 6,000 करोड़ रुपया कर दिया था। इवन कोविड के टाइम में, जब कोविड 2020 में आया, 2021 में के बजट में, उस वक्त तो ये कहीं से प्राथमिकता नहीं हो सकती थी। उस वक्त भी 3.5% इसरो का बजट बढ़ाया गया था, कोविड के समय में भी। अब सवाल यह कि श्रेय की लड़ाई इसलिए क्योंकि आपको कुछ क्योंकि आपको चुनाव में इसका फायदा चाहिए, वरना क्यों लड़ रही होती, झगड़ रही होती पार्टियां इसके लिए। का जिक्र किया सौरभ जी, तो एक और ये होना चाहिए। उस वक्त भी मुझे याद है कि जब भारत ने वैक्सीन बनाने, वैक्सीन लगाने, कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत स्मूथ कर दिया, तो कुछ लोग लेकर आए, कहे कि पोलियो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। सवाल यहां ये कि आज के समय में आपने जो काम किया उसकी तुलना किसी लंबे कालखंड के या किसी दूसरे कालखंड से करने से होगा क्या? नहीं, वो झगड़ा सर ये था, मुझे मालूम है, याद आ गया, वो झगड़ा ये था कि अब मोदी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं वैक्सीन लगाने का, फोटो क्यों लगा रहे हैं। पोलियो के लिए तो पूरे देश के अंदर अभियान चला दिया था, किसी ने नहीं कहा जब लोग निकल पड़े तो मोदी जी की वजह से जनता सड़कों पर आ गई। जब उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका क्या नाम है मैं भूल गया, जिनको चिट्ठी लिखी तो कहा गया कि मोदी जी 15 अगस्त में बोलना चाहते हैं, इसलिए वैक्सीन करें, जल्दी जल्दी बना दो, तब उनको दोष दीजिए। जब कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था 21.7 फर्स्ट क्वार्टर में हो गई, तो आप कहें मोदी जी की वजह से। और जब देश तरक्की करेगा, जब देश की ब्राइटर पिक्चर सामने आएगी, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नेहरू जी की वजह से। मैं फिर से कह रहा हूं, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक इस देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने तई बहुत बेहतर किया है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी हर पैमाने पर बेहतर कर रहे हैं। वो बहस करके आप उनको कमतर कर रहे हैं। मेरा सवाल यह कि इसका क्या कोई फायदा, पॉलिटिकल फायदा, राजनीतिक तौर पर चुनावी फायदा मिलता है किसी को? क्या मोदी जी को मिलेगा? चंद्रयान अगर पहुंच गया चांद पर तो इसका उनको चुनाव में लाभ होगा? मैं क्यों पूछ रहा हूं। और ये हर, और इसमें दूसरी बात बता दूंगा आपको, आप कहेंगे कि ये सवाल कि ये क्या, ऐसा क्या केवल मोदी जी के लिए कहा जाता है? नहीं, जी माधवन नायर, इसरो के पूर्व चीफ, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा 2013 में मंगल यान जो हमने छोड़ा था, मंगल पर जाने के लिए अपना अभियान, वो यूपीए की सरकार ने चुनाव को देखते हुए 2014 से 1 साल पहले लॉन्च किया था। तो उस वक्त भी ये सोच थी कि हमको इसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा क्या? सर चांद मुबारक मिलता है अगर आपकी नीयत पर भरोसा हो, अगर लोगों को लगे। कल का दृश्य आप देश भर में जो था देखिए, उसी आपके सवाल का जवाब वहां है। मैंने 2-3 जगहों का देखा, मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन पे जायंट स्क्रीन लगी हुई थी। किसी क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच में इस तरह का क्रेज नहीं देखा, जो आखिरी 20 मिनट का था। उसमें से किसी का कोई योगदान नहीं था, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन क्यों? देश के प्रति गर्व की भावना है कि हमारे देश ने की सांस थम गई थी, जैसे लग रहा था कि उनका टेस्ट हो रहा, पूरा देश सबको 4 साल से सबकी स्मृति में है कि चंद्रयान 2 फेल हो गया था। उसका दर्द अभी तक सारे भारतवासियों के मन में, और वो खुशी के रूप में दिखाई दिया कल। और जो अभी हर्षवर्धन जी ने याद दिलाया
कि कैसे क्रेडिट मिलेगा विपक्ष को। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया चांद मुबारक। अब आप समझिए, मतलब दिमागी दिवालियेपन की बात कीजिए कि शक्ति यादव हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने नासा को धन्यवाद दिया है इसकी सफलता के लिए, नासा को बधाई हो। नेहरू जी राजस्थान के एक मंत्री ने कहा कि वो यात्री सुरक्षित उतर पहुंच गए हैं, उतर गए ठीक हैं, बात। तो इसलिए अच्छी बात है। नहीं वो सब तो अभी भी दिखाना है, आपने कैसे कैसे कर्णधारों को बैठाया है, आपसे कह रहा हूं, वो अभी दिखाना है कौन कौन किस किस को क्या क्या मालूम था, वो अभी हम बताएंगे आपको। तो एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें। विश्वास ने एक छोटी सी बात कही, 6 सेकंड का वीडियो है बिल्कुल, उनका। उन्होंने कहा कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, ये औकात का फर्क है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।